वो क्या करे ना, तनाव से समस्याएं जन्म लेती है, तनाव से समस्याएं जन्म लेती है। आपकी एक मुस्कान इन सभी समस्याओं का समाधान जो होती है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस ऑप्शन है आपके दिनेश कुमार, राजीव रंजन, संजय गुब्बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट, संजय गुब्बी। आइए जान लेते हैं संजय गुब्बी के बारे में। वन जीव वैज्ञानिक संजय गुब्बी ने तेंदुओं के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें वह तेंदुए मानव संघर्ष को दूर करने के सुझाव के साथ साथ भोजन की आदतों, पारिस्थितिक संदर्भ और तेंदुओं के संरक्षण के बारे में कहते हैं। पुस्तक में संजय गुब्बी की एक संघर्ष प्रबंधन राज्य सरकार के सलाहकार और तेंदुए जनसंपर्क व्यक्ति के रूप में व्यवहारिक जुड़ाव का भी विवरण है। पुस्तक वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित की गई है। तेंदुआ जीनस पैंथेरा की 5 मौजूदा प्रजातियों में से एक है, जो बिल्ली परिवार फेलिडाए का एक सदस्य है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, जो देश में अनुमानित कुल संख्या का लगभग 26% है। अब लेखक के बारे में हम जान लेते हैं। संजय गुब्बी एक वन जीव वैज्ञानिक है, जो बाघों और तेंदुओं जैसे बड़े मांसाहारियों के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। उनके काम के लिए उन्हें कई अन्य लोगों के बीच व्हिटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर के रूप में लोकप्रिय और सह अस्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूटलसैट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका ESA ने, RSA ने, इसरो ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ESA ने। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट है। आइए जान लेते हैं। जो ESA है, इसको हम बोलते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्य पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रह है। उपग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी परियोजना के तहत उपग्रह ऑपरेटर यूटलसैट एयरबेस और सर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया है। अब उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। यूटलसैट क्वांटम यूके की एक प्रमुख परियोजना है, जिसमें अधिकांश उपग्रह ब्रिटिश उद्योग द्वारा विकसित और निर्मित किए गए हैं। एयरबेस प्रमुख ठेकेदार है और उपग्रह के अभिनव पेलोड के निर्माण के लिए जिम्मेदार था, जबकि सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। अभिनव चरण सरणी एंटीना स्पेस में एयरबेस द्वारा विकसित किया गया था। अब क्या है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक आंतरिक सरकारी संगठन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टीज रैंकिंग में कौन टॉप 100 से बाहर हुआ है? तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टीज रैंकिंग में कौन टॉप 100 से बाहर हुआ है? बॉम्बे, बेंगलुरु, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ये दोनों। ओके, ये दोनों ही क्या हुए हैं भाई? टॉप 100 से बाहर हुए हैं। आइए जान लेते हैं। मुंबई और बेंगलुरु
वैश्विक शिक्षक शीर्ष 100 की सूची से बाहर और वर्तमान में QS बेस्ट स्टूडेंट स्टीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110वें स्थान पर है। वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण QS क्वारेली साइमंडरसन द्वारा लाई गई रैंकिंग के 9वें संस्करण में मुंबई को 29 स्थान का नुकसान हुआ, जबकि बेंगलुरु को 21 स्थान जो है नीचे गिर गया। अब जो है विश्व स्तर पर परिणाम जो छात्रों को 115 प्रमुख शैक्षिक स्थलों की तुलना करने में सक्षम बनाते हैं। लंदन लगातार तीसरे संस्करण के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है। इसके बाद म्यूनिख है जो चौथे से दूसरे स्थान पर है। सियोल जो 10वें से संयुक्त तीसरे स्थान पर है। ओलंपिक मेजबान टोक्यो के साथ कांस्य पदक की स्थिति साझा करता है। QS रैंक वाले शहरों के बारे में QS कम से कम 2,50,000 की आबादी वाले शहरों को रैंक करता है और कम से कम 2 विश्वविद्यालयों को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रखता है। रैंकिंग संभावित और पूर्व छात्र दोनों की भावनाओं में से एक शक्तिशाली लेंस प्रदान करती है, जिसमें 95,000 से अधिक सर्वेक्षण प्रतिक्रिया वांछनीय और छात्र दर्शय इंडेक्स में योगदान करती है। अपनी कार्यप्रणाली के हिस्से के रूप में QS में विश्वविद्यालय रैंकिंग छात्र मिश्रण, वांछनीयता, नियोक्ता गतिविधि और सामर्थ्य जैसे अन्य मैट्रिक्स जो है शामिल होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? जो दुनिया का सबसे बड़ा तारा समूह है नीलम समूह किस देश में मिला है? भारत, श्रीलंका, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा बी अमेरिका में। श्रीलंका में। ये दो बार देख लीजिए इसमें है भाई श्रीलंका में। आइए जान लेते हैं। श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। पत्थर का रंग हल्का नीला होता है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुर को देश की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। नीलम समूह का वजन लगभग 510 kgs या 2.5 मिलियन कैरेट होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत जो है $100 मिलियन तक है। अब जान लेते हैं श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा, कोटी और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IAF ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस राज्य में शामिल किया है? तो IFA ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस राज्य में शामिल किया है? ऑप्शन ए है पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, जयपुर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा पश्चिमी बंगाल। आइए जान लेते हैं भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से पूर्वी वायु कमान में पश्चिमी बंगाल के हासीमारा में है एयरबेस में राफेल जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को शामिल किया है। इस कार्यक्रम में राफेल के हासीमारा में आगमन की शुरुआत के लिए एक फ्लाइट पोस्ट शामिल था। इसके बाद पारंपरिक जलतोप की सलामी दी गई। 101 स्क्वाड्रन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए, जिसे उन्हें फाल्कन ऑफ छब एंड अखनूर की उपाधि दी, भदौरिया ने कर्मियों से अपने उत्साह और प्रतिबद्धता को नए शामिल किए गए प्लेटफॉर्म की बेजोड़ अक्षमता के साथ जोड़ने का आग्रह किया। हासीमारा राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा IFA बेस है। राफेल जेट का पहला स्क्वाड्रन अम्बाला वायु सेना स्टेशन
पर तैनात है। पहला अंबाला पर है और दूसरा कहाँ है, पश्चिमी बंगाल, हासीमारा। तो भारत को अब तक 36 में से 26 राफेल विमान मिले हैं, जो उसने दसाल्ट एविएशन से मंगाए हैं। 5 राफेल जेट विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत आया। लगभग 4 साल बाद भारत ने फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमान खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस से सुखोई जेट आयात किए जाने के बाद 23 वर्षों में राफेल जेट भारत का पहला बड़ा लड़ाकू विमान है। राफेल जेट कई तरह के शक्तिशाली हथियार ले जाने में सक्षम है। अब जान लेते हैं राफेल जेट के बारे में। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख दसल्ट एविएशन द्वारा निर्मित बहुभूमिका द्वारा वाले राफेल जेट हवाई श्रेष्ठता और सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं। यूरोपीय मिसाइल निर्माता MDBA का उल्कादर्श सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल राफेल जेट के हथियार पैकेज का मुख्य आधार होगा। ओके, तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ऑर्डनेंस फैक्ट्री ने लॉन्च किया नया हथियार त्रिची कबाइन। यह फैक्ट्री कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में है। ओके, तो ये जान लेते हैं। तमिलनाडु में आयुष निर्माण तिरुचिरापल्ली ने ट्राइका नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया है, जो त्रिची असॉल्ट राइफल का एक छोटा संस्करण है। इसका अनावरण ओफ्टी के महाप्रबंधक संजय द्विवेदी ने एक समारोह के दौरान किया। अब जानते हैं ट्राइका की विशेषता। ट्राइका का जो आकार है वो 7.62 × 39 मिमी पोर्टेबल हथियार कार्बन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। ट्राइकन का जो वजन है वो 3.17 किलोग्राम और ट्राइन की जो रेंज है 150 से 170 मीटर है, 75 मीटर है। हल्का और कॉम्पैक्ट हथियार कार्बन ट्राई को पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, हेलीकॉप्टर चालक दल और सुरक्षा कर्मियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक कॉम्पैक्ट और अपेक्षाकृत शक्तिशाली व्यक्तिगत स्वचालित हथियार की मांग करते हैं। हथियार पैराट्रूपर्स, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी है, जो अत्यधिक सुरक्षित सुविधा जैसे हवाई अड्डों की रखवाली करते हैं और विशेष ऑपरेशन बलों द्वारा उपयोग के लिए है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 बॉक्सर लवलीन बोरगोहने ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भारत का दूसरा पदक है भाई। तो क्या कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत या गोल्ड? इनमें से कोई नहीं। तो ए है ऑप्शन राइट आपका, कांस्य पदक। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आइए जान लेते हैं। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहने स्वर्ण पदक के फाइनल मैच में पहुंचने में नाकाम रही है। उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यह भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का तीसरा पदक था ये। वह टोक्यो 2020 में महिलाओं के वेल्टरवेट सेमीफाइनल में सर्वसम्मत निर्माण से तुर्की की बुसे नौज सुरमेली से हार गई। लवलीन ने पहले ही चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत को अपने पहले मुक्केबाजी पदक का आश्वासन दिया था, जब उसने सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए ताइवान की पूर्व विश्व चैंपियन नियेने चेन को पछाड़ दिया था। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शहरोज काशिफ K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। उनका संबंध किस देश से है? शहरोज काशिफ
ऑप्शन ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा बी पाकिस्तान। आइए जान लेते हैं 19 वर्षीय पाकिस्तानी पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के शहरोज काशिफ ने पोलतबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की। काशिफ से पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। काशिफ ने 17 साल की उम्र में दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पर्वत 8,047 मीटर चौड़ी चोटी को भी फतह किया था। इस साल मई में वह माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पाकिस्तानी बने। पाकिस्तानी, नेपाली और चीन दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जिन्हें 8,000 के रूप में भी जाना जाता है। K2 और नंगा पर्वत सहित 5 8,000 मीटर की चोटियां पाकिस्तान में हैं। अब जान लेते हैं पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जिनको जो है नोट डाउन जरूर कर लें, इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई ने इंडसंडस बैंक को किस नाम के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो आरबीआई ने किस नाम के रूप में जो है सूचीबद्ध किया है? यूको बैंक, एजेंसी बैंक, सिटी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा आपका, एजेंसी बैंक के रूप में जो है सूचीबद्ध किया है। आइए जान लेते हैं इंडसंडस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। एक एजेंसी बैंक के रूप में इंडसंडस सरकार के नेतृत्व वाले सभी प्रकार के व्यवसायों से संबंधित लेन देन करने के लिए पात्र हो जाता है। यह निर्णय आरबीआई के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जो सरकारी कारोबार के संचालन के लिए अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों की नियामक एजेंसी बैंकों के रूप में अधिकृत करता है। इंडसंडस बैंक अब अपने ग्राहकों को अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध देश के कुछ अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गए हैं। एक पैन बुद्ध एजेंसी बैंक के रूप में इंडसंडस बैंक कुछ लेन देन कर सकता है, जैसे राज्य केंद्र सरकार की ओर से CBTD और CCBIC और GST के तहत राजस्व प्राप्ति के संबंधित लेन देन संभाले। लघु बचत योजनाओं से संबंधित राज्य केंद्र सरकार के कार्य की ओर से पेंशन भुगतान के लिए लेन देन करें। स्टाम्प का शुल्क का संग्रह और दस्तावेजों की फ्रैकिंग के लिए नागरिकों से स्टाम्प शुल्क का संग्रह। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, इनको आप जरूर जो है नोट कर लें। आप जो है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें इंडेक्स बैंक की CEO है सुमंत कथपालिया और इंडसंडस बैंक का मुख्यालय है भाई पुणे और इंडसंडस बैंक के मालिक है हिंदुजा समूह और उसके संस्थापक है SP आहूजा। और स्थापना कब हुई थी भाई? अप्रैल 1994 में। कहाँ पर? मुंबई में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2021 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियां शामिल है? ऑप्शन ए है आपका 7, B 5, C 3, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका 7 कंपनियां। ये जान लेते हैं 2021 फॉर्चून की ग्लोबल
500 सूची में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। फॉर्चून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 उद्यमों की वार्षिक रैंकिंग है, जैसे कि व्यावसायिक राजस्व द्वारा मापा जाता है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लगभग 63 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ राजस्व के मामले में सूची में सर्वोत्तम रैंक वाली भारतीय कंपनी है। इसे वैश्विक स्तर पर 155वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद से 16वीं बार राजस्व के मामले में सूची में सबसे ऊपर है। वॉलमार्ट चीन इस वर्ष की सूची में सबसे अधिक 143 की सूची में शामिल है, जिसमें ताइवान की कंपनी भी शामिल है। इसके बाद क्रमशः 122वीं के साथ यूएसए और कुल 53 के साथ जापान है। सूची में भारतीय कंपनी है, सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद है इंडियन ऑयल तेल और प्राकृतिक गैस, राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा मोटर्स, भारतीय पेट्रोलियम। सूची में 10 वैश्विक कंपनियां हैं। वॉलमार्ट, स्टेट ग्रिड, Amazon.com चीन, राष्ट्रीय पेट्रोलियम, साइनोपैक चीन की है, एप्पल अमेरिका, CVS हेल्थ अमेरिका, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप अमेरिका, टोयोटा मोटर्स जापान, वॉक्सवैगन जर्मनी। तो ये प्रमुख कुछ कंपनियां हैं। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने FY22 में मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटाकर कितने ट्रिलियन रुपए किया है? ऑप्शन है आपके A3, B4, C5, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए आपका 3। तो भारत सरकार ने FY22 में मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटाकर जो है 3 ट्रिलियन रुपए किया है। आइए जान लेते हैं। सरकार ने 2021-22 के लिए PM मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण लक्ष्य 3 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया है। यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम है। FY21 के लिए लक्ष्य 3.22 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया गया था। विशेषज्ञ छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बढ़े हुए आवंटन के लिए कम लक्ष्य का श्रेय देते हैं। PM मुद्रा योजना के तहत बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लघु व्यवसाय इकाइयों को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे क्षेत्रों में नए उद्यम शामिल हैं। केंद्र सरकार योजना के तहत ऋण स्वीकृति करने के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है। FY22 में 13 सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 25 जून तक 3,804 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। अब PMMY के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में छोटे सूक्ष्म व्यापार उद्यमों और व्यक्तियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने की एक योजना है। उन्हें अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या विस्तारित करने और स्वयं रोजगार उत्पन्न करना है। ऋण की अधिकतम जो सीमा है वो 10 लाख रुपए है। मुद्रा का मतलब माइक्रो यूनिटेड डेवलपमेंट एंड रिफाइंड एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइंड एजेंसी लिमिटेड है। ओके, तो ये तो थे आपके कुछ करंट के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्यारे बच्चों, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।